गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली का सूत्रपात किया, कालांतर में अंग्रेजों ने भी लगभग उसी प्रकार की शासन प्रणाली को भारत में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक पराक्रमी विजेता ही नहीं बल्कि वह एक कुशल प्रशासक भी था। उसके द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य लंबे समय तक सुव्यवस्थित रह सका, जिसका मूल कारण उसकी सुसंगठित और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था रही। अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राज्य की समस्त शक्तियां व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी या फिर न्याय संबंधी, ये तमाम शक्तियां राजा में निहित थी। राजा सर्वोच्च शक्ति था। राजा की शक्ति और निरंकुशता लेकिन सीमित थी। राजा कानून का निर्माता ना होकर कानून का रक्षक था। संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं शासक या सम्राट था। कौटिल्य ने राजा की योग्यता पर बल दिया है। उसके अनुसार राजा उच्च कुल का हो, उसमें दैवीय बुद्धि और दैवीय शक्ति हो, अति उत्साही हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, राजा सामंतों को वश में करने वाला हो, दृढ़ बुद्धि, विनम्र और न्यायप्रिय हो। कौटिल्य कहता है कि राजा में ये योग्यताएं इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि प्रजा उसी का अनुगमन करती है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का भी प्रावधान मौर्यकालीन प्रशासन में था। अशोक के शिलालेखों में इसके लिए परिषा शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए राजा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। इन्हें मंत्रण कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सभी प्रकार की जांच करने के बाद की जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 मंत्रियों का उल्लेख हुआ है। ये हैं मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री, सेनापति अर्थात युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्ट्रा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष, दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, नागरिक नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का प्रधान, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अटविक वन विभाग का अध्यक्ष या वन विभाग का प्रधान, दौवारिक राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान, अंतर्वर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष और मंत्री परिषदाध्यक्ष अर्थात परिषद का अध्यक्ष। इन्हें 18 तीर्थ भी कहा गया है और ऐसा लगता है कि उपर्युक्त मुख्य अधिकारी ही मंत्री परिषद के भी सदस्य रहे होंगे। इन्हीं में से मंत्री भी नियुक्त किए जाते होंगे। राजा के उच्च पदाधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य की शासन व्यवस्था में अध्यक्षों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ये राज्य की दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे। स्ट्रैबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट भी कहा है। ये हैं कोषाध्यक्ष, आकाराध्यक्ष अर्थात खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा पद्धति का अधिकारी,
कोष्ठकाराध्यक्ष, कोष्ठागार का निरीक्षक, पण्याध्यक्ष, पण्यगृह का प्रधान अधिकारी अर्थात बाजार का प्रमुख अधिकारी, आयुधगाराध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र के अध्यक्ष, पौधवाध्यक्ष, नाप तौल का नियंत्रण करता, सीताध्यक्ष, कृषि से संबंधित अधिकारी, शुल्काध्यक्ष, विभिन्न करों से संबंधित अधिकारी, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं पर निगरानी रखने वाला अधिकारी, अश्वाध्यक्ष, अश्वशाला का अधिकारी, मुद्राध्यक्ष, देश से बाहर आने जाने वाले पासपोर्ट की व्यवस्था से संबंधित अधिकारी। ये महत्वपूर्ण अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। अगर हम प्रांतीय शासन की बात करें तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य प्रांतों में विभाजित रहा था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण प्रांत थे। पहला उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब शामिल थे। दूसरा मध्य देश या प्राच्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल शामिल थे। तीसरा अवंती राष्ट्र या पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी उज्जैनी थी और इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजस्थान आदि महत्वपूर्ण प्रदेश शामिल थे। चौथा कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली थी। पांचवा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी हुआ करती थी, इसमें विंध्याचल के दक्षिण का भाग शामिल था। इन प्रांतों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कुछ उपविभागों में भी बांटा गया। जनपद, स्थानीय में 800 गांवों का समूह था, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खारवटिक 200 गांवों का समूह और संग्रहण 100 गांवों का समूह हुआ करता था। शासन की मूल इकाई गांव थी। यह हम कहें प्रांत जनपदों में, जनपद स्थानीयों में, स्थानीय द्रोणमुखों में, द्रोणमुख खारवटिकों में और खारवटिक संग्रहण में और संग्रहण गांव में बटे हुए थे। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कुमार महामात्र कहलाता था। सामान्यतः किसी राजवंशीय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता था और जनपद का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। प्रांत से नीचे मंडल हुआ करते थे जिसका अधिकारी प्रदेष्ट्रा होता था। मंडल से नीचे विषय का अधिकारी विषयपति या स्थानिक कहा जाता था। विषय से निचला संग्रहण होता था जिसका अधिकारी गोप कहा जाता था और संग्रहण से नीचे ग्राम हुआ करता था जिसका अधिकारी ग्रामणी कहा जाता था और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होता था। मौर्य काल के प्रशासन में नगरों का प्रबंध अलग से किया जाता था और नगर का अध्यक्ष नागरक होता था। नगर का शासन 30 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा होता था जिसमें 6 अलग अलग समितियां थी। पहली समिति उद्योग समिति थी, उद्योग धंधों और नागरिकों के तत्संबंधी कार्यों की देखभाल करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। तीसरी समिति नगर की जनगणना का कार्य करती थी। चौथी समिति वाणिज्य व्यापार संबंधी कार्य देखती थी। पांचवी समिति नई पुरानी वस्तुओं की मिलावट को रोकती थी। छठी समिति बिकी हुई वस्तुओं पर उनके मूल्य के अनुसार बिक्री कर वसूल करती थी। ये महत्वपूर्ण 6 समितियां थीं जो नगर के प्रशासन की देखरेख करती थी। इसके अलावा अगर हम मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन न्यायालयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक धर्मस्थीय न्यायालय
और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालयों में दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय में व्यक्ति और राज्य के बीच के अभियोगों की सुनवाई होती थी। इसमें फौजदारी तथा राजद्रोह से संबंधित मामलों को सुना जाता था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और गुप्तचर अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक बात की सूचना राजा तक पहुंचाते थे। गुप्तचरों की दो श्रेणियां थी, एक संस्था और दूसरी संचारा। संस्था जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, संचारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते थे। मौर्य काल के अगर हम राज्य की आय के साधनों की बात करें तो राज्य की अधिकांश आय तो भूमि कर से ही प्राप्त होती थी। भूमि दो श्रेणियों में विभाजित थी। वह भूमि जो राज्य के सीधे अधिकार में थी, इससे राज्य को जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। यह किसानों की उपज का 1/5 या 1/4 भाग होता था। दूसरा, सेतु। भूमि से उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे। ये दो प्रकार के थे जो भूमि से उत्पन्न वस्तुओं पर लगाए जाते। इनमें एक है सेतु और दूसरा वन कर। फल फूल मूल तरकारियों पर जो कर लगाया जाता था उसे हम सेतु कहते हैं, और वन कर जो वनों की उपज से वसूल किया जाता था उसे हम वन कर कहते हैं। भूमि कर के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण कर थी। इनमें आयात निर्यात कर महत्वपूर्ण था, बिक्री कर महत्वपूर्ण था। इनसे राज्य को पर्याप्त आय होती थी। अगर हम सैनिक प्रशासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के बल पर किया। इसलिए साम्राज्य के प्रसार और सुरक्षा की दृष्टि से एक सुसंगठित सेना रखना आवश्यक था। इसी दृष्टि से उसने एक विशाल और स्थायी सेना का गठन किया। उसके सैन्य संगठन के 3 अंग थे, एक दुर्ग, दूसरा शस्त्रागार और तीसरा सेना। साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग महत्वपूर्ण थे। दुर्ग की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक रखे जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना विशाल थी। उसकी कुल सेना 6,90,000 के आसपास मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सैनिकों को नियमित रूप से वेतन का बंटवारा करता था। सैनिकों को राज्य की तरफ से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते थे। घोड़ों को बांधने के लिए अश्वशालाएं, हाथियों के लिए पील खाने बने हुए थे। युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा का उत्तम प्रबंध भी था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का सैन्य प्रशासन सुसंगठित था। इस शासन प्रबंध में, इस प्रशासन में अशोक ने कुछ परिवर्तन किए। सामान्यतः अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था मूल रूप में तो चंद्रगुप्त मौर्य की ही शासन व्यवस्था के अनुरूप थी, लेकिन अब उसने अपने शासन का आधार प्रेम और विश्वास माना। वह अपने साम्राज्य की संपूर्ण प्रजा को पुत्रवत समझता था। अशोक के प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था तथा शासन व्यवस्था उसके पूर्ववर्ती सम्राटों की भांति व्यवस्था के अनुरूप थी। लेकिन अशोक निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था, बल्कि जनहितैषी शासक था। उसने प्रजा के कल्याण पर बल दिया। वह जनहित को प्रमुखता देता था, अर्थात
महत्व देता था। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था। अशोक के शासन में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे। इनमें अग्रम, मात्य, महामात्र, राजयोग, युक्त और प्रादेशिक। इन अधिकारियों की नवीन नियुक्ति की गई थी जो अशोक के समय में हुई थी। तो ये है मौर्यकालीन प्रशासन, जिसका प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलकर गुप्त शासकों ने भी इस शासन प्रणाली का अनुकरण किया। तो मौर्यकालीन शासन प्रणाली महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान उल्लेखनीय है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।